कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से कोल का प्रोडक्शन दुनिया में सबसे सस्ता है। उसके बावजूद भी हम कोल का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जब सेंसेक्स 30,000 रुपये हुआ करता था तब कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर का प्राइस 400 रुपये से ऊपर हुआ करता था। आज सेंसेक्स 60,000 है और कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर के प्राइस 200 रुपये से भी नीचे हैं। क्यों? कोयले उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, उसके बावजूद हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? कोल इंडिया लिमिटेड ही सबसे ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन करती है और इस PSU है, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे पूरा जोर है। फिर स्टेट और सेंटर का रोल क्या होता है यहाँ पे, आखिर किसकी गलती है? तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। पूरी दुनिया में लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई है, इसलिए डिमांड बढ़ी है। सप्लाई उसके सापेक्ष नहीं है, इसलिए प्राइसेस बढ़ गए। ये सीधा सीधा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। दूसरी वजह, बरसात में कई कोयला खदानों में पानी भर जाता है, इसलिए प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक नुकसान भी हुआ है। ये बात सही है एक हद तक, लेकिन इसकी कुछ अंदरूनी वजह भी हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली सरकार के तौर पे क्या गलती हुई है, ये अलग पक्ष है जिसे अच्छे से रखा है अनिल स्वरूप ने, जो कि कोल सेक्रेटरी रहे हैं। अनिल स्वरूप बताते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड का जो प्रोडक्शन रहा है वो घट रहा है। जहां 2018-19 में 606 मिलियन टन हुआ करता था, 2019-20 में 602 मिलियन टन रहा और 2020-21 में ये 596 मिलियन टन आ गया। ऐसा क्यों? जबकि 2015-16 में ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन रहा था। इसकी कुछ प्रमुख वजह हैं, जैसे 2014-15 में भी कोयले का एक ऐसे ही क्राइसिस हुआ था, लेकिन उस समय उस टीम को यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड को लीड कर रहे थे सुजीत भट्टाचार्य जी, जो कि बेहद काबिल और कम्पिटेंट मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन हुआ करते थे। उनके जाने के बाद 2017 में ना तो उनके टेन्यूर को एक्सटेंड किया गया, ना ही उनके बाद किसी परमानेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया। उसके बावजूद और भी डायरेक्टरों को समय समय पर हटा दिया गया, इसलिए एक बेहतरीन मोमेंटम टूट गया। कोयले की इंक्रीमेंटल ग्रोथ नई माइंस को बार बार रेगुलरली उसे अप्रोच करने की होती है। जब तक आपके पास नई माइनिंग नहीं होंगी पुरानी माइंस के अलावा, तो उसका उस कोयले प्रोडक्शन पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा और इसका मोमेंटम टूटता है सुजीत भट्टाचार्य के जाने के बाद और एक्सपेंशन कोयले की खदानों का रुक जाता है, क्योंकि अब कोई डायरेक्टर होता ही नहीं। इसी के साथ कोल इंडिया लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट को 3 फर्टिलाइजर प्लांट में इन्वेस्ट किया गया। सबसे बड़ी बात, स्वच्छ भारत मिशन, जो कि भारत सरकार का एक बेहतरीन इनिशिएटिव रहा है, लेकिन शौचालयों को सुपरवाइज करने का काम अगर डायरेक्टर करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के, तो ये कैसा काम चलेगा? जी हाँ, हैरान था मैं भी सुन के और पढ़ के कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने अपनी किताब एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्विसेज में इसका जिक्र किया है और मैं आपको उनकी डायरेक्ट ये बात सुनवाना चाहता हूँ। सुनिए। Coal India's managers were taken to work on Swachh Bharat Abhiyan. I mean, was this kind of informally done, or was this formal orders? No, it was formally done, and this is more than a year ago that I had warned that what was done then is going to create a problem. I distinctly remember a meeting held in the cabinet secretariat, and I told the cabinet secretary that the tagline for Coal India should be changed. It should be changed from present tagline to "We set up toilets, we also produce coal." 2015 में जहां कोल इंडिया लिमिटेड का सरप्लस फंड था, यानी कि उसका अपना फंड 35,000 करोड़ था, उस फंड को 23,000 करोड़ ले लिया गया सरकार के माध्यम से और फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए, यानी कि राजकोषीय घाटा कम करने के लिए उसे वहां तब्दील कर दिया गया। इसका मतलब था जो एक्सपेंशन प्लान थे कोल इंडिया लिमिटेड के, वो डाइवर्ट कर दिए गए और सिर्फ कोल इंडिया लिमिटेड को 8,000 करोड़ के सरप्लस से ही गुजारा करना पड़ा। इसका खामियाजा आज हम देख पा रहे हैं। कोयले की खदानें जिस बेल्ट में पाई जाती हैं वहाँ ज़्यादातर बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए वहाँ केंद्र का दखल भी लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ स्टेट की अलग अलग सरकारें आप देख पाएंगे। चूँकि यहाँ पे तरह तरह की क्लियरेंसेस की ज़रूरत होती है, चाहे वो फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस हो, लैंड एक्विजिशन का हो या फॉरेस्ट राइट्स की बात हो, तो आपको इन स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी। और इन स्टेट गवर्नमेंट से बात करने का जो एक प्रोसेस था 2014 से 2016 के बीच, वो एक भी मीटिंग नहीं हो पाई नई दिल्ली में। सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट अपने ही दम पर ये मीटिंग कर पा रही थी। तो ये एक सेंटर और स्टेट के बीच की लड़ाई हमें देखने को मिलती है, जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। कोयले की प्रोडक्शन कंपनी अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अलग होती है।
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर बकाया है 1 लाख करोड़ से भी ऊपर, और वो अभी तक उतरा नहीं है। जब वो पैसा कोयले की कंपनी निकालने वाली कंपनियों को नहीं जाएगा तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा, उसकी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी। देखिए, माइनिंग 2 प्रकार की होती है, एक कैप्टिव माइनिंग होती है, एक नॉन कैप्टिव माइनिंग होती है। कैप्टिव माइनिंग वो होती हैं जो कंपनी उस कोयले का इस्तेमाल अपने लिए करेगी, अपने इस्तेमाल के लिए करेगी, चाहे वो जैसे कर सकती है। नॉन कैप्टिव माइनिंग होती है जो कोयला वो बेच भी सकती है कमर्शियल पर्पस के लिए। प्राइवेट सेक्टर 90 मिलियन टन का उत्पादन कर रहा था कैप्टिव माइनिंग के तहत, जो कि कोयले के घोटाले के बाद सब रोक दिया गया। पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है कि 2015-16 में क्लियरेंस ग्रुप बना दिया जाता है CPMG, जो कि तरह तरह की क्लियरेंस देता है कैप्टिव माइनिंग के लिए भी और नॉन कैप्टिव माइनिंग के लिए भी, प्राइवेट को भी और सरकारी को भी। इसकी 2 साल में 2016 में इसको डिसफंक्शनल कर दिया जाता है। अब क्लियरेंस किसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका कोई रूपरेखा सामने नहीं होती है। जब कंपनियों को रजामंदी नहीं मिल रही है, क्लियरेंस नहीं मिल रही है, तो प्रोडक्शन कैसे होगा, ये एक बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। अनिल स्वरूप खुद बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका संज्ञान लिया और वो चाहते थे, वर्बली उन्होंने कहा भी, कि कैप्टिव माइनिंग से हटा के कंपनियों को नॉन कैप्टिव माइनिंग में रखा जाए ताकि प्रोडक्शन बढ़े। ये एक बेहतरीन सोच थी, लेकिन अफसोस ये फाइलें कभी कैबिनेट की मीटिंग में आ ही नहीं सकी, जो कि आज देखा जा रहा है कि उन पर काम चल रहा है। अगर उस समय ही से रजामंदी मिल जाती, इन फाइलों को देख लिया जाता या कैप्टिव माइनिंग को हटा के नॉन कैप्टिव माइनिंग में ला दिया जाता, तब कमर्शियल यूज़ हो पाता इस कोयले का, उससे निकासी हो पाती उसकी, लेकिन अफसोस ये नहीं हो पाता है। इन सब के बाद एक और PSU पर ये टैग लगा दिया जाएगा कि इनकम्पिटेंट है, फिर इसे डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत बेच दिया जाएगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तहत उसे खरीद लिया जाएगा और हमें खुश कर दिया जाएगा कि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जॉब भी आ रही हैं। लेकिन तब तक आप चीज़ों को समझते रहिए और इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए। जय हिंद।